कनाडा के पीआर मिलने के बाद मेरी अच्छी खासी चल रही फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया बिजनेस मैनेजर की जॉब छोड़ने के बाद, उसके बाद मिली एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब भी छोड़ने के बाद मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल ही अनजान कंट्री और अनजान सिटी सास्काटून में अपनी कैनेडियन लाइफ की जर्नी स्टार्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, बात है 10 दिसंबर 2019 की, जब पहली बार हम अपनी कैनेडियन जर्नी स्टार्ट करने जा रहे थे। तो हम लैंड किए सास्काटून एयरपोर्ट कनाडा, और वहाँ पर हमारा वेलकम किया कनाडा की बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड जो ठंड होती है -35 डिग्री सेल्सियस, उसने हमारा वेलकम किया। और इस तरह से हम बिल्कुल ही अनजान सिटी और नए देश कनाडा को एक्सप्लोर करने के लिए, हमारी कैनेडियन लाइफ स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कैनेडियन जर्नी शेयर करने वाला हूं। जो भी मैंने कनाडा में आकर सीखा है और कनाडा में आने के बाद मेरी जर्नी किस तरह से रही, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आपका कोई यहाँ पर फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है, आपको यहाँ पर जीरो से स्क्रैच से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या क्या काम करना रहता है, जॉब कैसे ढूंढनी है, घर कैसे ढूंढना है, गाड़ी कैसे परचेस करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल कैनेडियन लाइफ को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। मेरे पासपोर्ट में पीपीआर के स्टैंप लग गए। वो डेट थी 25 जुलाई 2019। उसके बिल्कुल ही एक दिन पहले 24 जुलाई 2019 को मेरी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। तो मीनवाइल कुछ टाइम के लिए वो जॉब करने का मैंने सोचा था, और काफ़ी सारे फ्रेंड तो ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई है तो फिर कनाडा क्यों जाना है, लेकिन ड्रीम था वहाँ पर रहने का मेरा। तो उस टाइम पर मैंने 3-4 महीने का एक्सपीरियंस गैदर करने का सोचा, और मीनवाइल मैंने गवर्नमेंट जॉब भी कर ली। और मैंने अपनी जो फ्लाइट की डेट थी वो मैंने 10 दिसंबर 2019 की सिलेक्ट करी। मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी। जो मेरी टिकट थी वो थी मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से टोरंटो, और टोरंटो से सास्काटून। उसकी जो प्राइस थी वो 2 टिकट की होकर 1 लाख रुपए हुई थी वन वे, जो कि मैंने 3 महीने पहले बुक करवाई थी। फ्लाइट का रूट तो हो चुका था, अब बात थी अकोमोडेशन ढूंढने की, क्योंकि कनाडा अनजान कंट्री में और अनजान सिटी में जा रहे हैं। वहाँ पर ना ही कोई मेरा रिलेटिव और ना ही कोई दोस्त था जो कि मुझे इनिशियली हेल्प कर सकता था। लेकिन काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स ऑलरेडी जो कनाडा में थे उन्होंने मुझे बताया कि एयरबीएनबी से अकोमोडेशन बुक करवा सकते हैं, और होटल से भी मैं करवा सकता था। लेकिन एयरबीएनबी होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली चीपर होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, और उसके अलावा वहाँ पर किचन वगैरह भी होते हैं, तो जो कि वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एयरबीएनबी बुक करवाया, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने पहले बुक करवाया था, जो कि मैंने 10 दिन के लिए बुक करवाया था, और वो मुझे पड़ा था 15,000 रुपये में। तो समझ लीजिए कि 1,500 रुपये पर डे के लिए, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल और अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए। तो मैंने सास्काटून में ये ऑप्शन एयरबीएनबी का बुक करवाया। उसके बाद मैं 10 दिसंबर को सास्काटून लैंड हो गया। अब वहाँ पर जाने से पहले काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो फॉरेक्स अपने साथ फॉरेक्स कार्ड भी लेकर जाते हैं, और इसके अलावा कैनेडियन डॉलर भी लेकर जाते हैं, और आप ट्रैवलर्स चेक भी ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन थे, उनमें से मैंने ये सिलेक्ट किया कि मैंने $3,000 कैश में अपने साथ लेके गया था, और उसके अलावा जो भी वहाँ पर फंड दिखाने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह होते थे वो मेरे इंडियन बैंक अकाउंट्स में रखे हुए थे। मेरे पास 3,000 कैनेडियन डॉलर कैश थे, और वो $100 की करेंसी नोट में थे। तो जैसे ही मैं सास्काटून एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया उस तरह से -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और कभी 0 डिग्री भी मैंने नहीं देखा था। तो मैंने अपने थर्मल्स, जैकेट, शूज़ ये सब पहनकर मैं रेडी हुआ, और मेरी वाइफ को बोला कि मैं ज़रा टैक्सी का देख के आता हूँ। तो बाहर से ही मुझे वाइट स्नो वगैरह पूरी बर्फ़ छाई हुई दिख रही थी। तो सास्काटून एयरपोर्ट पर मैं बाहर टैक्सी ढूंढने के लिए निकला। वैसे आप उबर भी कर सकते हैं, लेकिन उबर की जो ऐप थी वो उस टाइम पर चल नहीं रही थी मेरे फ़ोन में। तो उस वजह से मैंने सोचा कि बाहर काफ़ी सारी टैक्सी खड़ी है, तो उनमें से कोई टैक्सी मैं हायर कर लेता हूँ। तो जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकला, और जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल ही फ्रीजिंग कोल्ड था, और बिल्कुल ही आधे मिनट या फिर 1 मिनट के अंदर तो
में फ्रीज होने लगा और काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैं वापस एयरपोर्ट के अंदर आया, उसके बाद मैं वापस गया और वहाँ पर एक टैक्सी जो सबसे पहली थी वहाँ पर गया, तो वो जो बंदा था वो इंडियन था। उससे मैंने हिंदी में बात करी कि मुझे इस एड्रेस पर जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हम मीटर से जाते हैं और आप अपना लगेज वगैरह है वो गाड़ी में रख दीजिए। तो वो सब रखने के बाद फिर मैं टैक्सी में चला गया। तो मेरा जो एयरबीएनबी था वो एयरपोर्ट से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उसका जो फेयर हुआ वो था $13। तो इतना महंगा तो नहीं था। जब मैंने उसको पेमेंट करने के लिए $100 का नोट निकाला तब उसने बोला कि हमारे पास कैश इतना नहीं होता है, तो आप कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। तो जो लोग पहली बार कनाडा आ रहे हैं, अगर आपके पास $100 की नोट होती है तो फिर आपको चेंज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मेरा जो कार्ड है HDFC का, तो उससे पेमेंट कर देता हूँ। तो लकीली मेरा इंटरनेशनल यूसेज था वो अलाउड था। तो फिर मैंने जो पेमेंट था मैंने क्रेडिट कार्ड से कर दिया। उसके ऊपर कुछ सरचार्ज भी लगता है इंटरनेशनल यूसेज करते हैं तो, लेकिन वो कुछ तो 1-2% होता है तो वो तो चलता है। फिर दूसरी दिक्कत ये भी थी कि एयरबीएनबी के जो ओनर थे उनका कैनेडियन नंबर था और मेरे पास तो कैनेडियन नंबर था ही नहीं, क्योंकि मैं 10 बजे रात को कैनेडियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था और वहाँ पर सिम कार्ड मिलते हैं कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं था और ज़्यादा मैं ढूंढ भी नहीं पाया। तो मैंने उस टैक्सी ओनर को बोला कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मेरा अगर डोर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आपका फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोऑपरेट किया और अच्छे से वहाँ पर 5-10 मिनट थे और मीनवाइल मेरा डोर अनलॉक हो गया और मैं अंदर चला गया। तो अंदर चला गया और लगेज मैंने जैसे ही एक बेंच पड़ी थी वहाँ पर रख दिया। तो अचानक से कुछ आवाज़ आई और नीचे से कुछ गोल गोल चीज़ आई और वो निकल के पूरे घर में घूमने लगी। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये क्या बात है। बिल्कुल ही फनी बात वो हो गई मेरे साथ कि फिर मैंने देखा कि वो जो रोबोट था, गोल रोबोट होता है, तो वो पूरे घर में क्लीनिंग के लिए यूज़ में होता है। तो पूरे घर में अपने आप घूमने लगा। तो मैं तो काफ़ी डर गया था कि ये क्या चीज़ है, अगर ओनर की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिगड़ गई तो क्या होगा। तो फिर लगेज वगैरह लेकर फिर ऊपर एयरबीएनबी में रूम था वहाँ पर हम चले गए और जो चेक इन था वो उन्होंने मुझे ऑलरेडी दे दिया था। तो ये मेरा पहला दिन तो वैसे निकल गया। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। इंडिया और सास्काटून का जो टाइम होता है एक्चुअल में 11.5 घंटे का डिफरेंस होता है। तो जेटलैग का जो प्रॉब्लम होता है वो भी काफ़ी होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि रात है या दिन है कनाडा में। तो वैसे भी जो टाइम था वो विंटर का चल रहा था। तो जो सनराइज का टाइम था वो ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे होता था और सन सेट था वो 5-5:30 बजे हो जाता था। तो जब भी उठो घड़ी में देखो तो पता ही नहीं चलता था कि ये रात हो रही है दिन हो रहा है। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो था कैनेडियन सिम लेना और अच्छी सी विंटर जैकेट लेना, क्योंकि विदाउट विंटर जैकेट कनाडा में इतनी ठंड कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में आप वेदर में बाहर निकल जाते हैं तो फ्रोस्ट बाइट होने का चांसेस बढ़ जाता है और कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो फिर हम वहाँ से टैक्सी पकड़ ली और टैक्सी करने के बाद फिर वॉलमार्ट में पहुँच गए। वहाँ पर विंटर जैकेट्स वगैरह ढूंढने लगे। तो वहाँ पर प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थी और जो चाहिए उस टाइप की जैकेट भी मिल नहीं रही थी। तो एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन पे बताया कि आप ओल्ड नेवी में चले जाओ तो वहाँ पर अच्छी सी जैकेट्स होगी तो वो मिल जाएगी। तो फिर ओल्ड नेवी में से हमें अच्छी खासी जैकेट्स मिल गई। वॉलमार्ट से हमें विंटर शूज़ मिल गए, जो स्नो शूज़ होते हैं वो वाले मिल गए। उसके बाद फिर सास्कटेल का प्रीपेड सिम कार्ड भी मैंने ले लिया था जो 1 महीने की वैलिडिटी वाला था, क्योंकि अगर आपको पोस्टपेड कनेक्शन डायरेक्टली चाहिए तो फिर आपको अपना सिम नंबर भी देना पड़ता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं आया था। तो सेकेंड चैलेंज थी दूसरे दिन हमें सिम नंबर निकलवाने जाना। तो वहाँ पर एक सर्विस कैनेडा करके एक ऑफिस होती है, वहाँ पर हम अपना सिम नंबर निकलवाने चले गए। तो वहाँ पर जस्ट हमें अपना पासपोर्ट और COPR के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सिम नंबर वहाँ पर इंस्टेंटली जनरेट कर देते हैं और लेटर साथ में दे देते हैं। तो सिम नंबर हमें मिल गया। अब सेकेंड चैलेंज थी बैंक अकाउंट ओपन करवाना। कनाडा में काफ़ी सारी बैंक्स है, जैसे कि RBC बैंक है, TD बैंक है, BMO है, इस तरह स्कोशिया बैंक है। तो ये जो बैंक्स होती है उनमें काफ़ी सारी ऑफर्स चलती रहती है कि आप पहली बार आ रहे हैं और नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ कैशबैक मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने जो RBC बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था
तो वहाँ पर उन्होंने कुछ 3 क्राइटेरिया रखे थे कि पहली बार आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें, चेक डिपॉजिट करें या ऐसा कुछ करें तो आपको $100 का डिपॉजिट मिलेगा। तो बैंक अकाउंट भी हमारा ओपन हो गया और जो कैश मैं अपने साथ लेकर आया था वो मैंने डायरेक्टली उसमें डिपॉजिट करवा दिया। अब बारी थी अकोमोडेशन ढूंढने की, क्योंकि फ्लैट या फिर अपार्टमेंट कुछ तो मुझे रखना था, क्योंकि मेरा जो एयरबीएनबी का स्टे था वो 10 दिन के बाद एग्जॉस्ट हो रहा था। तो मीनवाइल में kijiji.ca है, उसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर मैं अकोमोडेशन ढूंढ रहा था। तो मुझे डाउनटाउन में अच्छा सा अपार्टमेंट दिखा, जो अपार्टमेंट का वीडियो मैंने बनाकर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आई बटन से वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपार्टमेंट देखा, मुझे रेट अच्छा लगा और जो लोकेशन था वो भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सिटी सेंटर से बिल्कुल ही पास में था। सिटी सेंटर का जो बस स्टैंड होता है जहाँ से हमें ट्रांजिट की बस मिलती है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी काफ़ी नज़दीक थी। उसके अलावा जो भी सास्काटून ओपन डोर सोसाइटी होती है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ सास्काटून है, न्यू कमर इंफॉर्मेशन सेंटर है, ऐसे जो भी सेटलमेंट एडवाइसिस देने वाली जो एजेंसीज होती है वो सारी की सारी ऑफिस होती है वो डाउनटाउन में होती है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ से आधे किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस भी है तो वो भी एक्सप्लोर हो जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पर रिवर है, गार्डन है, वो सब कुछ पास में था। तो वहाँ पर मैंने अकोमोडेशन अपना बुक कर दिया और उसकी जो डिपॉजिट वगैरह होती है वो मैंने उनको दे दी। कनाडा में ये होता है कि अगर आप अकोमोडेशन ढूंढने जाते हैं तो वो लोग आपके पास सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके पास कोई जॉब है या नहीं है, आपका कोई पुराना कनाडा का रिकॉर्ड है कि नहीं है, आप पहले कहाँ पर रह रहे थे, वो सारा जो डिटेल होती है वो चेक करते हैं। लेकिन लकीली मैं एक रेफरेंस के थ्रू वहाँ पर गया था, मुझे लीज थी वो भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करनी पड़ी थी। और उसके अलावा जो भी मेरे पास जॉब तो नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन उन्होंने कुछ दिक्कत नहीं बताई और उन्होंने मुझे वहाँ पर अकोमोडेशन दे दिया। तो वहाँ पर एक डिपॉजिट देनी थी और उसके अलावा एक रेंट देना होता है जो कि एडवांस देना होता है। तो इस तरह से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप ये प्लान कीजिए कि 1 महीने का रेंट और 1 महीने की डिपॉजिट आप अपने साथ ही लेकर जाइए। उसके बाद जो मेरे पास अमाउंट थी वो थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने वायर ट्रांसफर से $3,500-4,000 ऐसे मंगवा लिए थे। तो इस तरह से मेरी कैनेडियन जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ पर मैं लेकर गया था ऑलमोस्ट $6,000-6,500 और उसके बाद मैंने वहाँ पर पूरी अपनी लाइफ सेटल करी। जो भी इनिशियल चैलेंज आती है, जो भी टास्क आपको करने होते हैं, उनमें से जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम होते हैं उनमें आपको सिम कार्ड लेना है, सिम नंबर आपको ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और उसके अलावा अकोमोडेशन ढूंढना है। अब बारी थी जॉब ढूंढने की। तो जॉब ढूंढने की जो बात आई तो ये सब मेरा फाइनल हो गया। ऑलमोस्ट मुझे 3 या 4 दिन लगे थे ये सब काम खत्म करने में। तो जैसे ही मेरा अकोमोडेशन का हो गया उसके बाद में अपने कैनेडियन रिज्यूमे को प्रिपेयर करने में लग गया। तो ऑलमोस्ट पूरा 1 दिन मैंने उसमें बिताया कि कैसे यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं, किस तरह से रिज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आपको अपनी जॉब ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन करने होते हैं, वो सारे की सारी के ऊपर मैंने रिसर्च किया और उसके बाद मैंने अपना रिज्यूमे प्रिपेयर किया। और उसके बाद Indeed.ca और ज़िप रिक्रूटर से मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जॉब्स के लिए देना स्टार्ट कर दिया। तो एक दिन मैंने एप्लीकेशन को अप्लाई किया और मैं पहुंचा उसके ऑलमोस्ट 5 या 6ठे दिन ही मुझे जॉब का इंटरव्यू आ गया था। वो जो जॉब थी वो इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट काम करने की थी। उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं दे रहे थे, ओनली कमीशन बेस होता था। हालांकि मेरा सिलेक्शन तो उसमें हो चुका था फर्स्ट इंटरव्यू में, लेकिन वो जॉब में कुछ सैलरी नहीं होने की वजह से मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। कनाडा में जॉब्स ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कनेक्शंस। तो कनेक्शन के लिए मैं जो टेम्पल के ग्रुप होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर मैं गया, काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्शन बने, उनके नंबर लिए, वो कहाँ पर जॉब्स करते हैं, वो सारी बात वहाँ पर कम्युनिकेशन करने के बाद मुझे पता चली, थोड़े से रेफरेंस मिल गए। उसके बाद मैं फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला था और ऑलमोस्ट मैं अप्लाई कर भी रहा था। उसमें एक मुझे रेफरेंस मिला, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि शॉपर्स ड्रग मार्ट में मैं एप्लीकेशन देने के लिए गया। तो वहाँ पर मैं एप्लीकेशन देने के लिए तो गया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर उनको एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो फ्रेशर को हायर नहीं करेंगे। और 2-3 जगह पर भी गया तो फिर मुझे पता चला कि कनाडा में अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वॉलंटियर वर्क करना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं वो वॉलंटियर वर्क करते हैं
एक दो वीक, एक दो महीना भी वॉलंटियर करते हैं, उसके बाद वो जो वर्क एक्सपीरियंस गेदर करते हैं वो आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे एक फार्मेसी मिली जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है। हमारे गुजरात के ही एक विपुल भाई छेता करके उनकी फार्मेसी में मैं गया था, ये व्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर मुझे वॉलंटियर करने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने 2 वीक के लिए वो वॉलंटियर किया। उसके बाद मुझे एक रेफरेंस की वजह से सोपर्स ड्रग मार्ट में एज अ फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब मिल गई। तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और साइमल्टेनियसली मुझे फुल टाइम वाली जो जॉब मिली, वो मेरी पहली जो जॉब थी वो H&R ब्लॉक करके एक इनकम टैक्स कंपनी है, उसमें इनकम टैक्स के रिसेप्शनिस्ट की मुझे जॉब मिल गई थी। तो वहाँ पर फ्रंट डेस्क पर जो भी कस्टमर आते थे उनको मैनेज करना होता है। तो वो जॉब टेम्पररी वाली थी क्योंकि कनाडा में टैक्स सीजन होता है, वो ऑलमोस्ट मई महीने में ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ तक की ही जॉब थी। तो वहाँ पर मुझे एक जॉब तो फार्मेसी में भी मिल गई और साथ ही साथ H&R ब्लॉक में भी मिल गई। लेकिन फार्मेसी की जॉब थोड़ी सी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, उसमें मुझे 2 वीक तक बुलाया था, लेकिन अचानक ही पहली कोविड की वेव हिट हो गई। तो कोविड की वेव की वजह से सारी जो जॉब्स वगैरह थी वहाँ पर हायरिंग कम हो गए, तो मेरी भी जो जॉब थी वो छूट गई। तो उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि अभी हम आपको नहीं हायर कर सकते। उसके बाद मेरी H&R ब्लॉक की जॉब थी, तो वहाँ पर मैं रेगुलर भी कर रहा था। और थोड़े बहुत जो कोविड का पीक टाइम आया, 3 महीने वॉलमार्ट में जॉब करने के बाद मुझे फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब मिल गई, जो कि जहाँ पर मैं जाना चाहता था। और ये बात तो मेरी जॉब की हुई। अब मेरी वाइफ की बात करें तो मेरी वाइफ का जो प्रोफेशन था वो टीचिंग का था, और कनाडा में टीचिंग की जॉब ढूंढने के लिए आपको लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता है। तो इसलिए लाइसेंस एक्वायर करना तो काफ़ी डिफिकल्ट था और टाइम भी उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो ये डिसाइड किया कि मेरी वाइफ है वो डे केयर के लिए अप्लाई करेगी। जो डे केयर में डे केयर असिस्टेंट होते हैं उसकी जॉब इजीली मिल जाती है। उसके लिए बेसिक फर्स्ट एड CPR का कोर्स करना पड़ता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर हमने जो कोविड आया उससे पहले की बात है, जब हम पहुँचे उसके ऑलमोस्ट 1.5 महीने में मेरी वाइफ की एक वॉलंटियर जॉब भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन वो पहले देखना चाहते थे कि आप 2 वीक तक करो, उसके बाद हमको अच्छा लगेगा तो हम हायर करेंगे। तो मेरी वाइफ ने ऑलमोस्ट 2 वीक के लिए वहाँ पर जॉब करी, और मीनवाइल दूसरी जगह से एक ऑफर आई, तो वहाँ पर जॉब थी वो परमानेंटली जॉब मेरी वाइफ को डे केयर में मिल गई। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद हम दोनों के हाथ में जॉब थी, और हमारी जो अर्निंग थी कैनेडियन डॉलर में वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब तो हो गया, लेकिन मीनवाइल प्रॉब्लम ये भी था कि जब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ तब वहाँ पर वाईफाई नहीं था। तो वाईफाई के लिए काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जो कि महंगे होते हैं। तो मैं जब गया था तब वहाँ पर दिसंबर में क्रिसमस के बाद बॉक्सिंग डे की ऑफर्स वगैरह आती है, तो ऑफर्स में मुझे ऑलमोस्ट $44 का प्लान मिल गया था, और उसमें मैं अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकता था, और जो 100 कंपनी का प्लान होता है। तो होम इंटरनेट कनाडा में काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो मोबाइल का डेटा आता है वो महीने का 2 या 3 GB ही आता है, तो फिर उसके लिए आपको घर पर इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले वो आ गया, उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए एप्लीकेशंस करता रहा। अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, जॉब सर्च पोर्टल क्या वगैरह है, उसके लिए भी ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाकर रखी हुई है, चाहे तो आप वो मेरी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो ये सब तो काम हो गया। अब मीनवाइल जो सबसे बड़ी चैलेंज थी वो था कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस एक्वायर करना, क्योंकि कनाडा में अगर आप इंडिया से लाइसेंस लेकर जाते हैं, अपने साथ ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सट्रैक्ट भी लेकर जाते हैं, हालांकि सास्केचुआन में एक लाइसेंस एक्सट्रैक्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन साथ में आपका ओरिजिनल लाइसेंस होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप PR पर आते हैं तो आप इंडियन लाइसेंस के ऊपर 3 महीने तक कनाडा में ड्राइव कर सकते हैं। तो जो 3 महीने का टाइम था उसके अंदर मुझे लाइसेंस एक्वायर करना था, लेकिन कोविड आया, उसकी वजह से जो रोड टेस्ट होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब कि 31 दिसंबर 2020 तक मैं अपना लाइसेंस एक्वायर कर सकता था। तो लाइसेंस लेने के लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाकर पोस्ट किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो लाइसेंस एक्वायर करने के लिए पहले रोड पर आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। जो कंप्यूटराइज टेस्ट होती है वो तो मैंने पहले दे दी थी। रोड टेस्ट देने के लिए सबसे पहले तो जो ड्राइविंग होता है उसकी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि कनाडा के जो रूल्स है उसमें ड्राइविंग है वो राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होता है, और जो रूल्स होते हैं
लाइट्स वगैरह फॉलो करनी है, इंटरसेक्शन पे आपको स्टॉप करना है, वो सारे सीखने में 2-3 लेसन्स मैंने लिए थे। लेकिन उस टाइम पर मेरे पास कार नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास कार नहीं है और मैं ऐसे ही लेसन्स लेता रहा तो फिर मुझे लाइसेंस एक्वायर करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद मैं अपना लाइसेंस एक्वायर करूँगा। तो मीनवाइल मैंने कार देखना स्टार्ट कर दिया था। तो कार तो वैसे मैं काफ़ी सारे टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अच्छी कार मिल नहीं रही थी। कार सर्च करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से देख सकते हैं। उसके अलावा कीजीजी के ऊपर से भी आप कार सर्च कर पाएंगे। तो मुझे जो कार मिली वो एक फ्रेंड के फ्रेंड की थी और मैंने 2013 मॉडल की होंडा सिविक परचेज करी थी और जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर तक चली थी। कनाडा में जो गाड़ियाँ होती है वो 2.5-3 लाख किलोमीटर तक चलती है, क्योंकि यहाँ पर रोड की कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती है। उसके अलावा इंश्योरेंस है वो महंगा है, तो इंश्योरेंस महंगा है तो अगर आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज होता है तो जो भी पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी जेन्युइनली चेंज किए जाते हैं। तो उसकी वजह से कार की जो लाइफ होती है वो ऑलमोस्ट 15 साल तक अच्छे से चलती है और किलोमीटर 2.5 से 3 लाख किलोमीटर आराम से चल जाती है। तो वो कार मैंने $9,300 में परचेज करी और जो कार की कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी और मेरे कुछ वीडियोस भी आपने उसमें देखे होंगे। और जैसे जैसे मैं अपनी कैनेडियन लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर रहा था और जैसे मैं आगे बढ़ रहा था उसी हिसाब से मैंने साथ में जो मेरी जर्नी थी उस हिसाब से मैं वीडियोस भी पोस्ट करता गया था कि कैसे आपको जॉब ढूंढनी है, कैसे अपार्टमेंट का जो टूर है, लाइसेंस कैसे बनवाना है। जैसे जैसे मैंने जो भी टास्क कंप्लीट किया उसके हिसाब से मैं वीडियोस भी बनाता गया, ताकि जो लोग आने वाले हैं या फिर जो नियर फ्यूचर आने वाले हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनको ये पता चले कि क्या क्या टास्क हम इजीली कर पाएंगे। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं यहाँ आया तब सारे जो काम मुझे करने थे वो लोगों को पूछकर ही हो रहे थे और अभी तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और मेरी कैनेडियन लाइफ की जर्नी तो हो ही गई, मेरी जॉब अच्छी खासी सेटल हो गया मैं वहाँ पर। तो पहले साल तो कोविड का टाइम था और समर के टाइम पर इतने जो प्लेसेस थी वो सारी बंद थी, तो कहीं पर नहीं जा सके थे। लेकिन लास्ट ईयर का जो समर था वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। तो समर के टाइम में मैं कैंपिंग करने के लिए भी गया, उसके भी ऑलरेडी व्लॉग्स मैंने पोस्ट किए हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं अल्बर्टा में टूर करने के लिए भी गया। अल्बर्टा की जो मेरी रोड ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर की थी, तो उसके भी कुछ व्लॉग्स मैंने पोस्ट किए हैं और बाकी के कुछ व्लॉग्स है वो नेक्स्ट 1 या 2 महीने में मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी मेरी कैनेडियन लाइफ रही जो कि मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कैसे कैसे आप यहाँ पर सेट हो पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।